जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो कि उत्तर प्रदेश के लिए कोई भी वैकेंसी है तो उसमें अब आप लोगों को पेट अनिवार्य पास होना, आप लोगों को कट ऑफ में रखना, तभी आप लोग परीक्षा में आप लोग अगली परीक्षा के लिए आप लोग बैठ सकते हैं। तो आप लोगों का प्रयास इतना अधिक होना चाहिए कि जो कि आप लोगों का प्रयास 70 से 80 नंबरों के बीच में आपका होना चाहिए, तभी आप अगली परीक्षाओं में आप अपने कदमों को आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा आप पहले ही वंचित हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को अभी तक आयोग ने 2 बार परीक्षा कराई है। तो एक बार पहली परीक्षा माने कि पहली परीक्षा एक ही दिन में कराई गई थी 2 शिफ्टों में। तो वहाँ वो 2 पेपर देखते हैं 2021 के 24 अगस्त माने 24 अगस्त और आपके 24 अगस्त के पेपर हुए थे 2021 में। फिर उसके बाद आपका परीक्षा हुआ है 2022 में, एक 16 अक्टूबर और एक 15 अक्टूबर को पेपर हुआ है। तो 16 अक्टूबर में अगर 2 पेपर, 2 प्रथम और द्वितीय 2 पालियों में पेपर हुआ था। फिर उसके बाद आपका 15 अक्टूबर को भी आपका 2 पेपर में 2 पालियों में पेपर हुआ था। तो मिला के आपके 6 पेपर हो गए। तो 6 पेपरों को हम थोड़ा देखते हैं तो इसमें कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम आप क्वेश्चनों पर आते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के 24 परीक्षा तिथि 24/8/2021 के द्वितीय पाली का ये पेपर है। तो इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक एक पेपरों को हम थोड़ा देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे, आपका पहला प्रश्न इतिहास से देखिए क्या आया था। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे? तो सबसे पहले किस क्रम में भारत आए थे, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले कौन, माने कि आपको टॉमस रो, फाहियान और ह्वेनसांग, सबसे पहले चीनी यात्री फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था। तो फाहियान आपका 399 ईस्वी में भारत में आया। उस समय भारत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल था। उस समय भारत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल था। अर्थात पहले नंबर पे कौन आ जाएगा? तो आपका फाहियान आया था। तो फाहियान आपका तीसरे विकल्प में, अभी दूसरा और तीसरा आपका पहला और दूसरा चल रहा है। फिर उसके बाद ह्वेनसांग आया था, तो ये तीसरे नंबर का आया था। अर्थात आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका तीसरा विकल्प आपका सही था। कौन सा? तीसरा विकल्प आपका सही था। तो आप लोग इसका स्पष्टीकरण थोड़ा देख लीजिए कि आने के क्रम में तो फाहियान आपका 399 ईसा पूर्व में भारत आया। उस समय भारत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल था। यह एक चीनी यात्री था। यह एक क्या था? चीनी यात्री था। तो भारत का प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत में आप लोगों को विदेशियों के विवरण में इसका नाम आता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में फाहियान आया था। उसके बाद ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी में भारत आया। इसने 614 से 630 ईस्वी के भारत की यात्रा की और इसने अपनी यात्रा विवरण सीयूकी नामक पुस्तक में, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया था। कौन? ह्वेनसांग। इसके बाद आपका सर टॉमस रो आया। सर टॉमस रो अंग्रेजी राजनैतिक टॉमस रो वर्ष 1615 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था। तो राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में पहुंचा। वह 1615 से 1618 ईस्वी तक मुगल दरबार में। ये 3 प्रश्न आप लोगों को यहाँ से याद रखना है कि फाहियान सबसे पहले आया था। किसके शासनकाल में आया? तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया। उसके बाद ह्वेनसांग आया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। और सर टॉमस रो। दोबारा प्रश्न ये पूछ सकता है, तो इसलिए आप लोगों को ये आपको पढ़ना है। ठीक, दूसरा प्रश्न देखते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764 में ही हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। आप लोगों को बांडीबास का युद्ध भी देखना है, तो आप लोग ध्यान समझिए। बक्सर का युद्ध ये आपको 1764 में हुआ। प्लासी के
23 जून 1757 ईस्वी में। अर्थात सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में भागीरथी के तट पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना तथा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई। युद्ध के बाद नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला गया, जहां पर मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेगम के द्वारा उसकी हत्या करवा दी। अर्थात सिराजुद्दौला किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 ईस्वी को याद रखिए। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के नाम। हड़प नीति किसे? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी, अर्थात दूसरा विकल्प सही है। तो इसका स्पष्टीकरण देखिए। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 ईस्वी में लागू की थी। इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने देशी रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्ण विलय की घोषणा की। डलहौजी के इस सिद्धांत द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और राज्य सतारा 1848 से जैतनपुर संभल अर्थात इससे मिला लिया। अर्थात हड़प नीति को शुरू करने वाला कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। आपका आंसर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी कौन थे? तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति? नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक चिकित्सक। धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। धन्वंतरी क्या थे? एक चिकित्सक थे जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार को सुशोभित करते थे। तो आपका विकल्प कौन सा? दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी कौन थे? एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी ने आयुर्वेद शास्त्र को 8 भागों में विभक्त किया, जो इस प्रकार है: चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा, जरा चिकित्सा और वृष चिकित्सा। तो चिकित्सा विभाग को इतने माने कि धन्वंतरी ने आयुर्वेद को 8 भागों में बांटा है। तो ये 8 भाग इस तरह से है। आप लोग देख लीजिएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया है। मैं केवल आप लोगों के सामने प्रश्न को गुजार रहा हूँ कि आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी पहली बार कैसा प्रश्न पूछा था, फिर उसके बाद फिर अगला और आगामी कैसा पूछ सकता है। तो उसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है और पढ़ना है। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन हैं? तो इंडिका पुस्तक के लेखक आप लोगों को लूसेंट में सीधा सीधा ये प्रश्न लिखा गया है। अगर आप लोग लूसेंट पढ़ लिए तो समझिए यूपी ट्रिपल एससी का पेट एग्जाम आपका जीएस एक भी गलत नहीं होगा। आराम से आप लोग उसकी सिलेबस को उठाइए और आराम से पढ़िए, आपका गलत कभी नहीं होगा। ठीक। तो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक आपका मेगास्थनीज। क्या था? मेगास्थनीज। आपका विकल्प पहला ही सही है। तो इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण देखते। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि 304 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने ग्रंथ इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासक की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। तो इसने मेगास्थनीज जो कि इंडिका पुस्तक को लिखा, और यह इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज किसके साथ? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के साथ आपको भारत में प्रवेश किया था। वो सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। यह आधुनिक इतिहास से प्रश्न है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया? तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में। चौथा विकल्प आपका सही है। कौन सा? चौथा विकल्प। साइमन कमीशन का गठन होता है तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है और भारत आया 1928 में। और भारत आया तो साइमन कमीशन के विरोध में आपका भारतीय लोग विरोध किए थे, जिसमें लाला लाजपत राय को चोट भी आई थी और कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। इसका स्पष्टीकरण थोड़ा सा देखते हैं। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने कर दी। 3 फरवरी 1928 को कमीशन बम्बई पहुंचा। 1927 मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें सर्वपल्ली
सर्व सम्मानित से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया, जिसमें नेहरू, गांधी और इनके विरोध करने का निर्णय लिया गया। बहिष्कार का कारण साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, एक भी भारतीय न होना। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय के सिर पर चोट लगी और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो गठन हुआ 3 फरवरी, माने कि गठन हुआ 8 नवंबर 1927 को, और कांग्रेस का उस समय अधिवेशन भी हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन में यह निश्चय किया गया कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। क्योंकि उसमें साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, और जिसमें साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को चोट भी आई, गंभीर रूप से सिर में चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों को कांग्रेस के अधिवेशन से पूछा गया है। कांग्रेस के अधिवेशन से एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो आपका लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 31 अक्टूबर 1929 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। नेहरू ने कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का संकल्प लिया। इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का संकल्प लिया, और पहली बार यहाँ पर मध्य रात्रि को झंडा फहराया गया। इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि क्यों 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो यही कारण है कि पहली बार ही यहाँ लक्ष्य घोषित कर दिया गया था। तो कांग्रेस का अधिवेशन, इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, 1-2 प्रश्न हर एक परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो आप लोगों को कांग्रेस का अधिवेशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। तो इस पर भी हम आपको वीडियो बनाएंगे, पेट का भी। अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान करें। तो आप लोगों को ये पता है कि कौन किसके संस्थापक हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो गदर पार्टी, जैसे इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी के स्थापना मित्र मेला होम रूल लीग। तो होम रूल लीग एनी बेसेंट, सीधा है, होम रूल लीग एनी बेसेंट से संबंधित है। मित्र मेला किससे संबंधित है? तो मित्र मेला आपका BD सावरकर से सीधा यहाँ पर है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। अर्थात आंसर आपका कौन सा बनेगा? तो पहले का दूसरा एक ही विकल्प में है। तो पहले का दूसरा एक ही विकल्प में है, और गदर पार्टी तो दूसरे का पहला, आपका दूसरा ही विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? दूसरा ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। अर्थात आंसर आपका दूसरा ही विकल्प सही होगा। कौन सा? दूसरा ही विकल्प सही हो जाएगा, ठीक। तो आप लोगों से पूछा गया, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, मित्र मेला BD सावरकर ने, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। महात्मा गांधी जब खिलाफत आंदोलन से जुड़ रहे थे तो उसका विरोध किसने किया था, ये प्रश्न है। तो आप लोगों को ये पता है कि 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। तो 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो अली बंधु। तो आप लोगों को यहाँ पर खिलाफत आंदोलन से महात्मा गांधी जुड़ने का विरोध किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है। तो थोड़ा इसका स्पष्टीकरण देखते हैं।
वर्ष 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहां के धार्मिक क्षेत्रों में प्रतिबंधों को हटाना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, अल हिलाल तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने कामरेड समाचार पत्रों से खिलाफत आंदोलन का खूब प्रचार प्रसार किया। बाद में इस आंदोलन से महात्मा गांधी जुड़े। इनके जुड़ने का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन दिल्ली में, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको पढ़ना है कि 24 नवंबर 1919 को हुआ। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। इसका पहला अधिवेशन अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन कमेटी का पहला सम्मेलन दिल्ली में संपन्न हुआ 24 नवंबर 1919 को। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष भी बनाया गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? काकोरी तो गदर पार्टी तो लाला हरदयाल हैं। अनुशीलन समिति से नहीं, अभिनव भारत बीडी सावरकर। आप लोगों का हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यह आंसर क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। आपका कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प सही है। तो इसका स्पष्टीकरण है, 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा काकोरी लखनऊ नामक स्थान पर ट्रेन में आ रहा सरकारी खजाना लूट लिया गया। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, आसफ उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा चंद्रशेखर आज़ाद थे। इनके ऊपर काकोरी षड्यंत्र केस चलाया। काकोरी कांड के अभियुक्त के बचाव हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर सभी को फांसी दिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर किसको फांसी दिया गया? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से फरार हो गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में अल्फ्रेड नोबेल पार्क में अपने आप को खुद से गोली मार ली थी। खुद से क्या कर ली थी? गोली मार ली थी। अगला प्रश्न है आप लोगों से, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध, आप लोगों को बांध पढ़ना है। बांधों से आप लोगों को नेशनल पार्क से प्रश्न जरूर आएगा। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी। आपका दूसरा विकल्प सही है। तो इसका स्पष्टीकरण है, तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना तेलंगाना राज्य में स्थित एक नदी घाटी परियोजना है। इस बांध को बनाने की परिकल्पना 1903 में, नागार्जुन सागर बांध की परिकल्पना कब की गई? 1903 में ब्रिटिश राज के समय की गई थी। 10 दिसंबर 1955 ईस्वी को यह बांध की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। 1966 तक इसका निर्माण पूरा हुआ। अर्थात आपका नागार्जुन सागर बांध की नींव कब रखी गई? तो इस परिकल्पना किया गया 1903 में, और नींव जो रखी गई ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 10 दिसंबर 1955 ईस्वी को 10 दिसंबर 1955 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई 1953 में की गई। कब की गई? 1953 में की गई। इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो इसका स्पष्टीकरण है कि 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर न्यूजीलैंड के एडम हिलेरी और नेपाल के मूल के भारतीय नागरिक तेन सिंह नोर्गे शेरपा चढ़े थे। 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल का नाम आता है। तो बछेंद्री पाल कब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? तो 1984 ईस्वी में, और माउंट एवरेस्ट पर पहली बार 29 मई 1953 को चढ़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तो भरतपुर में आपका है कौन सा? केवला घाना पक्षी विहार। केवला घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित पक्षी अभ्यारण्य का नाम केवला घाना पक्षी उद्यान है। यह साइबेरियन क्रेन नामक पक्षी का आश्रय स्थल है। यहाँ लगभग 230 पक्षियों की प्रजाति निवास करती है। इसको 1971 ईस्वी में संरक्षित
संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया और बाद में 1984 ईस्वी में विश्व धरोहर की सूची में इसे शामिल कर लिया गया। तो जब बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी उस समय आपके केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। आगे है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क का स्रोत क्या है। भिलाई आपका दिल्ली राजरा और इसका विवरण आपको दिया गया है, इसको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय बहुत ऐसे चला जाएगा ज़्यादा, तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी थोड़े पेपरों पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जोड़ा सही नहीं है तो आप लोगों को बताना है कि जोजिला और बुर्जी दर्रा कहाँ है। जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर, तो ये आपका सही है, जम्मू कश्मीर में है। बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा यही गलत है। बारालाचा दर्रा आपका बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा दर्रा और आपका सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। थांगला नीति अब लीपू लेक, थांगला नीपू लेक आपका किस कहाँ पर है। थांगला लीपू लेक ये आपका है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में, ये आपका उत्तराखंड में है। ये आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और नाथुला दर्रा आपका सिक्किम है, ये आपका सही है। अर्थात आपका कौन कौन सही है? तो पहला आपका पहला कौन सा गलत जोड़ा गलत है? तो आपका दूसरा और तीसरा गलत है, बाकी पहला और ये सही है। ठीक, तो बारालाचा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है। आपका थांगग और ला और नीति और लीपू लेक उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न देखिए, ये अर्थशास्त्र है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? अधिक संभावना होती है तो आपका ये नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ठीक, तो अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था तो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपका विकल्प कौन सा? केंद्रीय सांख्यिकी, ये आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO यह एक सरकारी एजेंसी है तथा यह सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन के अंतर्गत करती है। तो इसकी स्थापना 1951 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSO के कार्य सांख्यिकी एजेंसियों का सरकारी कार्य राष्ट्रीय खाता आंकड़े की तैयार करना एवं प्रशासनिक आर्थिक गणना का आयोजन करना है। तो आपका आंसर कौन सा सही है? तो इसका आंसर आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम आपका तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है। पहला विकल्प ही आपका सही है। तो तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की सहायता प्रदान करता है। तृतीयक क्षेत्र जो होता है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की सहायता प्रदान करता है। यह उत्पादन प्रक्रिया के लिए भी सहायता प्रदान करता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र में वित्तीय सेवाएं, परिवहन, दूर संचार आपके क्या क्या आते हैं? तो परिवहन आता है आपका, दूर संचार, स्वास्थ्य सेवाएं, परामर्श, खुदरा आदि शामिल किए जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल किए जाते हैं? वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना तथा खनन आदि शामिल होता है। द्वितीय क्षेत्र में विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प ये द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण होते हैं। तो इस तरह से कभी कभी आपसे प्रश्न भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के रूप में जनक आपको डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। बलवंत राय मेहता आपके ग्राम पंचायत से हैं। A.S. स्वामीनाथन आपके दुग्ध व्यवसाय से हैं। तो वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इसके द्वारा गुजराती सरकारी दुग्ध आपके M.M. स्वामीनाथन आपके कृषि से हैं और डॉक्टर वर्गीज कुरियन आपके दुग्ध उत्पादन से। आपका श्वेत क्रांति डेयरी से संबंधित है। ठीक, तो श्वेत क्रांति NDDB द्वारा 1970 के दशक में शुरू की गई थी। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री थे तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। तो इनका स्पष्टीकरण देखते हैं इस प्रश्न। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। आर्थिक सुधार की दिशा में पूरे देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी लागू की गई थी। इस आर्थिक नीति के तरह सरकार ने कई ऐसे क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश करने की अनुमति दी जो पहले केवल सरकारी क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे। इस आर्थिक नीति को लागू करने के पीछे मुख्य कारण भुगतान संतुलन बीओपी का निस्तारण नकारात्मक होना था, नकारात्मक होना था। ठीक, तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो ये आपका संविधान से प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका पुलिस आपका किस सूची का विषय है? पुलिस आपका राज्य सूची का विषय है। पुलिस आपका जेल आपका राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय। कानून आपका राज्य सूची का विषय, कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची का विषय दंड प्रक्रिया संहिता नहीं, दंड प्रक्रिया संहिता। तो दंड प्रक्रिया संहिता ये समवर्ती सूची का विषय है। तो इससे हम एक प्रश्न आप लोगों को यहाँ से मिला संविधान से, तो इसको हम थोड़ा स्पष्टीकरण इसका करते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण है कि संघ सूची का विषय, संघ सूची का, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। संघ सूची का विषय बीमा है, शेयर बाजार है, रक्षा है, रेलवे है। रेलवे आपका संघ सूची का विषय है। बंदरगाह आपका संघ सूची का विषय है। तो बंदरगाह के बाद परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आपका संघ सूची का विषय है। परमाणु ऊर्जा आपका संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। आयकर संघ सूची का विषय और निगम कर भी कई बार परीक्षा में पूछा। निगम कर, आयकर, ये सब संघ सूची के विषय हैं। तो अब हम बात करते हैं राज्य सूची के विषय। राज्य सूची के विषय में पुलिस आता है, जेल आता है, कानून व्यवस्था, सिंचाई, गैस आपका भूमि, सिंचाई, गैस, भूमि और मनोरंजन क्या आता है? मनोरंजन। पुलिस आपका किस सूची का विषय है? तो पुलिस आपका राज्य सूची का विषय, जेल आपका राज्य सूची का विषय है, कानून व्यवस्था आपका राज्य सूची का विषय है, सिंचाई आपका राज्य सूची का विषय है, गैस राज्य सूची का विषय है, भूमि आपका राज्य सूची का विषय है, मनोरंजन कर आपका राज्य सूची का विषय है, मनोरंजन कर आपका राज्य सूची का विषय है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय है। वन आपका समवर्ती सूची का विषय, विद्युत आपका समवर्ती सूची का विषय, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का। दंड विधि ही पूछा तो दंड विधि आपका समवर्ती सूची का विषय है। विवाह व विवाह विच्छेद आपके ये समवर्ती सूची के विषय हैं। इस तरह से ये संविधान का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। अर्ध संघीय संरचना ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र ये प्रतिबद्ध नहीं है। शक्तियों का वितरण है। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये सब है आपका प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं, अर्थात दूसरा विकल्प आपका गलत है। दूसरा विकल्प आपका विशेषता नहीं है तो दूसरा विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद आपको बताया गया कहाँ से कहाँ तक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपका मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आपका मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40,
अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 46। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के लिए बात करता है। अनुच्छेद 38 का संबंध राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता। और अनुच्छेद 46 आपका है, तो अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों पर। ठीक, अगला है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता समिति ने। तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का थोड़ा स्पष्टीकरण है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति कमेटी से संबंधित है। 1956 में इस कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत कर दी थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और खंड स्तर पर खंड पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद अर्थात 3। अशोक मेहता ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और खंड स्तर पर पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर है, जिला पंचायत जिला परिषद। ठीक, तो अशोक मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति किस समिति से? त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। अगला प्रश्न है बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? जब स्विच बंद होने पर, ठीक, तो जब बिजली का प्रवाह सर्किट में स्विच बंद होने पर होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का एसआई, प्रतिरोध का मात्रक आपका होता है ओम। आपका दूसरा विकल्प हो जाएगा। कुछ मात्रक भी आप लोगों को देखना है, तो यहाँ पर है प्रतिरोध ओम, विद्युत धारा एम्पियर, धारिता फैराडे और विद्युत वाहक बल वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। आप नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नींबू का खट्टा होना किसका, इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू के खट्टे रस में आपके साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और भी विकल्प हैं, इनका भी स्पष्टीकरण कर लेते हैं। साइट्रिक अम्ल, नींबू का खट्टा स्वाद संतरा में क्या पाया जाता है? नींबू और संतरे में आपका साइट्रिक अम्ल होता है। सिरका में क्या पाया जाता है? एस्टिक अम्ल होता है। सिरका में एस्टिक अम्ल होता है। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर और पालक में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। इमली में आपका टाइट्रिक अम्ल होता है। दही और खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। दही और खट्टा दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। अगली बार, इस बार भी मिला था, पिछली बार भी पेपर में इससे प्रश्न आया था। अगला कर्कश जनक रसायन होता है। कर्कश जनक रसायन होता है कैंसर का। किसका? कैंसर का। तो कर्कश जनक रसायन कैंसर होता है। कर्कश रोग का मुख्य कारण ऐसे रसायन जो डीएनए में उत्परिवर्तित करके कोशिका को बढ़ोतरी और मेटास्टेसिस को परिवर्तित करते हैं। इसका रोग का मुख्य संबंध तंबाकू और धूम्रपान से होता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? तंबाकू और धूम्रपान से होता है। अगला प्रश्न है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस अधिचर्म कहलाता है। अधिचर्म एपिडर्मिस कहलाता है। त्वचा का ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस अर्धचर्म कहलाता है। त्वचा की ऊपरी सतह अधिचर्म एपिडर्मिस कहलाता है। एपिडर्मिस कोशिकाओं की बाहरी परत को संदर्भित करता है। एपिडर्मिस का मुख्य कार्य शरीर की आंतरिक संरचनाओं को निर्जलीकरण, आघात और संक्रमण से बचाना होता है। एपिडर्मिस त्वचा में कोशिकाओं के नवीनीकरण के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है कि यदि ये आपका मैथ का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके मैथ के दिए हुए थे, तो इसको थोड़ा हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 + 27 और 169 ये करड़ी में है, बराबर में 1 + x/13 दिया है। तो x बटा क्या दिया है? 13 दिया है। अर्थात इसका यहाँ पे क्या करेंगे? इसका यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो यह लिख सकते हैं इसको कि 169 + 27 और बटा में
169, ये आप इसको जोड़ेंगे तो 9 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। 9 7 16 और 6 2 8, 6 2 8 और 1 9, 196 और बटा कितना, 169। अर्थात इसका आप क्या निकालिए, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14 और 14 बटा कितना, 14 बटा 13 बराबर में मिलेगा 1 + x बटा कितना, 13। अर्थात इसको इधर पश्चांतर करेंगे तो ये 1/13 बराबर में x बटा 13 आ जाएगा। अर्थात 13 से कट जाएगा तो 13 से कटेगा। अगला प्रश्न है कि 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 होंगे। तो 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 होंगे। तो 37 दूना, पहले इसको बदल लेते हैं, 37 दूना हो जाएगा 74 और 1 हो जाएगा 75। तो 75/2 में कितना होगा, 1/8। तो इसका मतलब इसमें कितना होगा, 1/8। तो 1/8 से भाग करेंगे, इसमें 1/8 से क्या कर देंगे, भाग करेंगे। अर्थात 75/2 गुणित ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8/1 तो 2 चौके हो जाएगा 75 चौका हो जाएगा आपका 300। अर्थात आपका आंसर कितना हो जाएगा, 300। पहला विकल्प ही आपका सही हो जाएगा। या तो इसका मान पूछ रहा है करड़ी में, तब आपको बताना है, यहाँ पर पॉइंट से कट जाएगा। ये 361 19 का है और ये 1024 32 का स्क्वायर है। अर्थात 19/32 आंसर आपका 19/32 हो जाएगा। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि और परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2 वार्षिक तक घट भी जाती है, तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। अर्थात ये लगातार 3 वर्षों में बढ़ा है और 3 वर्षों तक लगातार घटा भी है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 मान ले रहा है और आपको 104 माने कि 3 साल तक बढ़ा है और फिर 3 साल तक घटा भी है। तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। इसको कटाएंगे, हल करेंगे तो आपका यहाँ 100 माने थे, 100 में से इसको कितना बढ़ रहा है, तो आपका बढ़ रहा है 10%। कितना बढ़ रहा है, तो 10.8%। अर्थात आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 13 परिणामों का औसत 68 है, तो पहले 7 परिणामों का औसत 63 और आखिरी 7 परिणामों का औसत कितना है, 70। तो अर्थात एक बार 7 में गुणा करिए 63 का और एक बार 7 में गुणा करिए कितने का, 70 का। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा जो मान आए। तो यहाँ दिखाया भी गया है कि 7 का गुणा 63 में 7 का गुणा, इन दोनों को जोड़कर और बाकी 13 परिणामों का कुल परिणामों का औसत जो दिया है आपको 68 दिया, 68 का गुणा कर दीजिए। तो 13 × 68 884, इनको जोड़कर इन दोनों के योग को घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से तृष्ण का विलोम बताइए। तृष्ण का विलोम, तो तृष्ण का विलोम आपका हो जाएगा, तृष्ण का विलोम आपका कुंठित होगा। तृष्ण माने तेज होगा, कुंठित माने मंद हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा। आपका विकल्प कौन सा, कुंठित हो जाएगा। इन चारों विकल्पों को, तो तीक्ष्ण का विलोम कुंठित और तीव्र का विलोम मंद, तीव्र का विलोम मंद, तृष्णा का विलोम तृप्ति और त्यागी का विलोम गृही होता है। त्यागी का विलोम क्या होता है, गृही होता है। ठीक, तो अगला गजबदन का पर्यायवाची, गजबदन का पर्यायवाची आपका गणपति है। गणपति, गजबदन का पर्यायवाची क्या है, गणपति है। तो गणपति गणेश आपके होते हैं, गणेश, गणपति, गणनायक, गौरी नंदन, विनायक और बिंद विनाशक लंबोदर। इतना आपका होता है किसका, गजबदन का पर्यायवाची। अगला प्रश्न आपसे हिंदी से पूछा है, कांटों से भरा हुआ वाक्यांश के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है। ट का किरण होता है, कंकटा थिंग। आपका चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इनका स्पष्टीकरण है, कांटों में भरा हुआ कंटका किरण और छितसया का फैला हुआ, छितसया या फैलाया हुआ तो विकीर्ण हो जाए। क्या होता है, विकीर्ण हो जाता है। कार्य में होने वाली बाधा कंकट होता है, कंटक होता है। मैलों पर पड़ने वाला, मैले कपड़ों वाला तो कुचैला होता है। क्या होता है, कुचैला। अगला है, दूध का दूध पानी का पानी, ये मुहावरा, दूध का दूध पानी का पानी होना, उचित निर्णय करना। चौथा विकल्प आपका सही होगा, उचित निर्णय करना, दूध का दूध पानी का पानी करना। आपसे पूछा है अगला प्रश्न में, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी, तो बहिष्कार, बहिष्कार क्या लिखा जाएगा, बहिष्कार होता है, बहिष्कार हो जाता है। बहि धन कार बहिष्कार होता है। संधि विक्षेप करेंगे तो
प्लस कार, वह प्लस कार। अगर विसर्ग के बाद स्पर्श स्पर्श व्यंजन आए तो विसर्ग के स्थान पर खटकोर वाला स आदेश हो जाता है, खटकोर वाला स आदेश हो जाता है। ठीक, 46 नंबर से देखते हैं कि आपका दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। आपका एनोलॉजी, कुत्ता, रेबीज, मच्छर तो मलेरिया। कुत्ता, रेबीज, मच्छर, मलेरिया, ये एनालॉजी चैप्टर से है। तो जिस प्रकार कुत्ता काटने से रेबीज होता है उसी प्रकार मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, उस शब्द का चयन करें जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। नन, जिसे धर्म संघिनी कहते हैं। सूरवीर, शूरवीर, पादरी और मुनि और पादरी, तो आपका सूरवीर हो जाएगा। धर्म संघिनी, मुनि, ये सब पादरी आपके संत संबंधी हैं। तो आप लोगों का आंसर, इसका आंसर बी आपका सूरवीर। सूरवीर अलग। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है कि किसी निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा जा रहा है, तो कंप्यूटर को PMCOTU ये लिखा जा रहा है। तो एडवांटेड, ये इसको कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कंप्यूटर को इस तरह से लिखकर यहाँ के 3 को इसको पलट कर इसको पलट दिया, इसको पलट दिया, अर्थात इसको आप इसी तरह से लिखेंगे ADVANTAGES। तो अर्थात इसको अगर पलटेंगे, प्रथम पहले यहाँ पे कई अक्षरों को पलटा है 4, तो 4 को पहले पलट दीजिए। उसके बाद कई अक्षर को पलटा है 2, तो 2 को पलट के फिर उसके बाद 4 को पलट देंगे। ठीक, तो अर्थात आपका क्या हो जाएगा? तो पहले आप ए को यहाँ लिखिए, तो ये हो जाएगा ए के बाद आपको भी लिखना है, भी के बाद डी, फिर ए लिखना है। अर्थात फिर क्या लिखना है आपको? फिर इसको पलटना है टी और फिर यन लिख देना है। फिर आपको क्या लिखना है? अर्थात यस लिखना है, यस के बाद ई लिखना है, फिर जी लिखना है, फिर ए लिखना है। अर्थात ऐसा कौन सा विकल्प है जो ए से शुरू है और ए पे ख़त्म है? अर्थात दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां प्रश्न है, रक्त संबंध से प्रश्न पूछा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। तो वह महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर डी, बहन से संबंधित है। तो इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे? एक आदमी ने एक महिला से कहा, यहाँ पर आदमी ने महिला से कहा, ये आदमी हो गया। आदमी किससे कह रहा है? आदमी महिला से कह रहा है। आदमी महिला से कहा, आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति, तुम्हारी माँ के पति, इस महिला के माँ के पति, माँ के पति के माँ के, तुम्हारी माँ के पति की बहन, ये बहन मेरी बुआ है। तो इसकी बुआ है, इसकी क्या है? बुआ है। तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो वो बुआ है, यह जो महिला है ये इसकी बुआ है, अर्थात ये इसकी बुआ हो जाएगी। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? बहन आदमी को। तो आदमी की वो कौन है? तो वो बहन, आपका आंसर बहन आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो हमने एक वर्ष, जो डेट समान है, डेट दोनों का समान है 18 को, केवल साल, तो 2006 और 2007। इसका मतलब शुक्रवार से 2 दिन आगे बढ़ जाइए, शुक्रवार से 2 दिन आगे बढ़ जाइए, क्योंकि 2005 के बाद 2006 आ जाए, 2006 के बाद 2007, 2 दिन बढ़ जाएगा। अर्थात आपका शुक्रवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा रविवार। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान किया है? स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान किया है। तो भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान किया है? तो ये आपका राजस्थान है। कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान। तो राजस्थान ये 2021-22 के लिए बजट में आया, सभी व्यक्तियों के लिए 5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। ये आपका राजस्थान है। आप लोगों को लगभग 10 प्रश्न आप लोगों की करंट अफेयर से प्रश्न है। ये बदल गया है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस
भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये आपका मास्टर कार्ड पर ये प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक, तो 22 जुलाई 2021 को इसमें आरबीआई ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य में भारत किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया है? तो नमस्ते योग आयुष्मान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था 12 जून 2021 को। आपका तीसरा विकल्प आपका सही है। कौन सा तीसरा विकल्प आपका सही है? तो 12 जून 2021 को आयुष मंत्रालय द्वारा योग समर्पित मोबाइल ऐप नमस्ते योग लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य नमस्ते योग आपको कब लॉन्च किया गया? तो 12 जून 2021 को नमस्ते योग 12 जून 2021 को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था? टोक्यो पैरालंपिक में भारत की तरफ से किसे ध्वजवाहक? तो आपका मरियप्पन थंगावेली को ये 2021 के लिए आपको ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है कि 2021-22 के लिए दूसरे क्वार्टर ये जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्ध खाते की ब्याज दर क्या थी? सुकन्या समृद्ध खाते की ब्याज दर जो थी ये आपका 7.6% थी। ये 2021-22 के लिए है। सुकन्या योजना कब चलाई गई? तो 4 दिसंबर 2014 को ये चलाया गया सुकन्या योजना। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री किसके नाम पर रखा गया है? विद्या बालन के नाम पर। विद्या बालन चौथा विकल्प आपका सही था। कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प आपका सही था। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर था? ये आपका पूछा गया प्रश्न था। तो इसका जापान का सबसे विश्व के पासपोर्ट में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। कहाँ का था? जापान का। अगला प्रश्न था, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? डीएमके। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव डीएमके ने 156 सीटों से पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। 156 सीटों से। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था? तो ये आइसलैंड था। कौन सा देश था? तो आइसलैंड था। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया था? तो ये आपका तेलंगाना सरकार था। कौन सा? तेलंगाना। आपका विकल्प तेलंगाना सही था। तो अगला प्रश्न पूछा गया था 61 नंबर का कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन की भूमि भूटान को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। थंडर ड्रैगन की भूमि, यहाँ भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। हिमालय की घाटियों में गुजरने वाले हिंसक और बड़े झंझाटों के कारण ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद म्यांमार की राजधानी सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा स्थान सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। और जनसंख्या में आपका सिक्किम। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा के चुने गए हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। वर्ष 1948 में हर वर्ष से मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ 1971 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। तो 1971 में बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत से युद्ध हुआ था। बांग्लादेश का साथ भारत ने दिया था। अगला प्रश्न है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 26 जून 1945 को कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुई थी। यह 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को कार्य कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड में है।
अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ आपका ये मध्य प्रदेश में है। आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो हिंदू जैन मंदिरों का समूह है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। इसका निर्माण 950 से 1050 के मध्य चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर वास्तुकला के नागर शैली के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रसिद्ध नकबा लेबरारा उत्सव इनमें से किस राज्य में संबंध है? इनमें से किस राज्य से संबंध है? तो ये आपका राज्य जो था उड़ीसा से। नबका लेबारा उत्सव आपका उड़ीसा में मनाया गया था। प्रसिद्ध नबका लेबारा उत्सव उड़ीसा में स्थित पुरी के जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा हुआ एक प्राचीन उत्सव है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियों में स्थापित की जाती है। तो नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। ये आपको इतना बताया गया है। तो प्रसिद्ध नबका लेबारा उत्सव ये आपका उड़ीसा से संबंधित है। आपका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? हरित गैस आपका कौन सा नहीं है? तो मेथेन हरित गैस है। नाइट्रोजन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये आपका हरित गैस का है। आपका नाइट्रोजन नहीं। कौन सा? दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प आदि हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी। सूर्य से आने वाली लघु तरंगी किरणों को ये गैसें पृथ्वी तक आने देती हैं, किंतु पृथ्वी से होने वाली दीर्घ तरंगी विकिरणों को, विशेषतः अवरक्त किरणों को सोख कर पुनः पृथ्वी की ओर भेज देते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दूसरा आंसर बताया गया था। दूसरा आंसर इसका सही था। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत यह भारत सरकार द्वारा 1961 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 1961 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो अर्जुन पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। GS के इतने प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे। बाकी आपको 20 ग्राफ से प्रश्न हैं। मैं अगले वीडियो में आपको ग्राफ बता दूंगा।